11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अविनाथ। ये हैं जोरहाट आसाम से। इनकी कुंडली में सबसे पहले पढ़ देता हूँ। श्रावण माह में व्यक्ति जन्मा है, ध्यान से समझिएगा, कहीं नहीं जाना है। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। श्रावण माह में व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहने वाला है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। मतलब उसकी कुंडली में जो पापक ग्रह हैं, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे सूर्य और जैसे केतु, यहाँ ये थोड़े थोड़े एक्टिव ज्यादा होंगे। मतलब कहने का ये है कि इनका प्रभाव कुंडली में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को साहसी बनाएंगे नेचर का। दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होते रहेंगे और दिमाग विचारों का उत्पादन ज्यादा किया करेगा। शुक्रवार के जन्मे होने से व्यक्ति ऐश्वर्यशाली और भोगी प्रवृत्ति का हो सकता है, थोड़ा आलसी संभवतया। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में समस्या नहीं होगी। व्यक्ति थोड़ा कठोर कभी कभी बोल सकता है, ये बात भी दिखती है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में हाँ, एक बात बता रहा था, ये जो सुबह का कार्यक्रम मैं बनाता हूं, इसके जो शुल्क मुझे मिलते हैं, वो जितने भी पैसे आते हैं वो क्रमशः किसी वेद विद्यालय में और किसी अनाथालय में, या तो कहीं अंध विद्यालय में, या तो किसी गौशाला में जाते हैं। तो निस्संदेह मैं प्रायः जो है वो कार्यक्रम जब अपना कभी कभी देखता था, उस पर किट्टो ऐप आता है एक, उसमें बहुत सारे लोग, कोई बंदर की सहायता करना चाहता है, कोई गाय को देना चाहता है, कोई पढ़ने वाले बच्चों को देना चाहता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए वो देने का काम करना शुरू किया है। मैंने वो करता तो बहुत दिन से हूँ, पर ये ओपनली अब मैंने शुरू किया है, जो ये बता रहा हूँ। तो इस वजह से और इसीलिए इसकी जो फी रखी है मैंने, वो प्रायः कम रखी है, एकदम मिनिमम, जिसमें लोगों को कार्यक्रम भी मिल जाता है और उनके पैसे धर्म के क्षेत्र में और गौ माता की सेवा के लिए भी चले जाते हैं। इस वजह से ये बात बताना आवश्यक है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह का काम करते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को नौकरी बहुत ऊंची और अच्छी मिल जाती है। पूर्वा भाद्रपद व्यक्ति का नक्षत्र, और ऐसी स्थिति जो है वो व्यक्ति की कुंडली में सौभाग्य योग में, अब एकदम आराम से बैठ जाइए, मैं भी बैठा हूं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति को सौभाग्यशाली और साथ ही साथ गंभीर बना देगा। सौभाग्य योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति भाग्य से युक्त है। गौर करण, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण कभी कभी जिद्दी हो और थोड़ा कठोर हो, गर्वीला हो, हिंसक हो, चटकीला हो भोजन में, और थोड़ा स्वभाव से कठोर हो, ऐसा संभव है। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है और दुश्मन भी इनके रहेंगे। पर ये व्यक्ति जो है वो सबको परास्त करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे राहु, बुध और सूर्य, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही एक बार कुंडली बताई थी जिसमें बुध और सूर्य के साथ राहु को बिताया था। यहां मैंने ये बात कही थी कि वो जो स्थिति थी वो व्यक्ति की कुंडली में, देखिए यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो पंचम में ही बैठे हैं अकेले। इस वजह से व्यक्ति को कई बार पुत्र स्नेह से कष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति संतान उत्पत्ति में बाधा उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे और लग्न के अधिपति लग्न में और द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं। हालांकि अलग बात है कि वो शत्रु के घर में बैठे हैं, पर फिर भी यहाँ के अधिपति जो शनि है वो लग्न में जा रहे हैं। तो यहाँ पे शनि मारक का काम नहीं करेंगे, द्वितीय होने के बावजूद इस कुंडली में मारक का काम मंगल करेंगे। मतलब मारक ग्रह मंगल की दशा में व्यक्ति जो है वो थोड़े स्वास्थ्य से कमजोरीपन का एहसास जरूर करेगा, लेकिन फिर भी इस कुंडली के लिए मंगल पापक नहीं होके मारक ग्रह होंगे। लेकिन फिर भी मंगल की दशा में दो तरीके का परिणाम व्यक्ति को दिखने को मिल रहा है। एक तरीके से व्यक्ति के लिए वो भौतिकीय सुख सुविधाओं और संसाधनों का लाभ भी देगा, व्यक्ति को जो है वो रोजगार की प्राप्ति भी करवाएगा। इस कुंडली में गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में जो बनेंगे वो इस कुंडली के लिए पापी या अनिष्ट फलदायी होने वाले, या पापक ग्रह के रूप में फल देने वाले या अनिष्ट परिणाम करेंगे। मंगल पापक, गुरु अनिष्ट और सूर्य इस कुंडली में द्वितीय मारक के रूप में, प्रथम मारक के रूप में मंगल, द्वितीय मारक के रूप में चंद्रमा, और सूर्य और मंगल इस कुंडली में पापक ग्रह होंगे। और गुरु इस कुंडली में पापक, मतलब तीन ग्रह इस कुंडली में पापक होंगे, गुरु, मंगल और सूर्य। मारक कौन होगा इस कुंडली में? प्रथम मारक के रूप में मंगल होंगे
और साथ ही साथ चंद्रमा द्वितीय मारक के रूप में काम करेगा। शनि यहाँ पे व्यक्ति को आयु के प्रदाता बनेंगे और मंगल भी साथ में आयु देने का काम करेंगे। ये 2-3 बातें जो आपको गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। इस कुंडली के लिए शनिवार का दिन अच्छा रहेगा, शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। जातक का स्वास्थ्य, जातक की आयु और जातक का स्वभाव गंभीर होगा, दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले मैं समझता हूं कि व्यक्ति जो है वो बहुत ही गंभीरता से और देर तक उस बात पे विचार करने के बाद निर्णय लेगा, जिस वजह से निर्णय के गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये अच्छी बात है। व्यक्ति गंभीर काम कर सकता है, पत्थरों से, चट्टानों से, मशीनों से, बड़े बड़े जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में रह करके काम कर सकता है। मजदूरों के साथ, कई बार मजदूर का मालिक होकर के मजदूरों के बीच रह करके उनकी आवाज उठाने वाला और राजनीति में मतलब दिलचस्पी लेने वाला हो जाता है। शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर है। ये शनि लग्न के अधिपति और मंगल चतुर्थ के अधिपति होने के साथ साथ पापी भाव, एकादशवें भाव के अधिपति, व्यक्ति के जीवन में कई बार लालच पैदा करने वाला, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को साहसी और व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उसके पराक्रम का परिणाम मिलता जाएगा। अंक प्रायः थोड़े कम मिलेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद थोड़ा कम है, इस वजह से मंदिर का दर्शन अवश्य ही बनता है। गुरु और केतु का 12वें जाना, जन्म कुंडली में स्वग्रही गुरु का बैठना यहाँ पे अच्छाई देने वाला और धर्म का पथ व्यक्ति के जीवन में खुला रहेगा। धर्मार्थ काम करने वाला, धर्म पे व्यय करने वाला, संतुलित व्यय करने वाला और कई बार न चाहते हुए भी उसके परिवार के दबाव के कारण उसको खर्च करने पड़ते हैं। ये बात भी दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर सूर्य की बात करता हूं तो सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को और गुरु से देख लिए जाने के कारण, और गुरु उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का परिवर्तन, और गुरु 28 डिग्री के वक्री और सूर्य 24 डिग्री के थोड़े थोड़े कमजोर डिग्री के आधार पर व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता भी रहेगी, पर वो लगातार धर्म नहीं करता रहेगा, या फिर कई बार छूट छूट सी जाएंगी चीजें, मतलब पूजा कभी शुरू करे कभी बंद हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति ने सूर्य को, बुध को और राहु ने सूर्य को देखा है। दरअसल इन दोनों का जो दृष्टि का समागम होगा वो व्यक्ति के जीवन को नैतिकीय तत्वों से युक्त रखने वाला, साथ ही साथ माता और पिता को इस बात का दबाव बनाने वाला होगा कि व्यक्ति के जो दोस्त हैं, जो उसके हित मित्र हैं, उनसे उनकी रक्षा की जा सके या उनसे उनको बचाया जा सके। मामा मामी, मामा के लड़के, ये जो होते हैं, इन लोगों से व्यक्ति को कई बार जो है वो शत्रुता जीवन में बन सकती है। वैसे एक बात बता दूं तो यहाँ का संबंध अच्छा ही दिख रहा है, पर फिर भी यहाँ थोड़ा सा कमजोरीपन का एहसास भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि ऐसा कि इस कुंडली में भाग्येश होने के बाद जन्म कुंडली में स्वग्रही है तो व्यक्ति के भाग्य का बल है, लेकिन जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार उसके अधिकार संपूर्ण नहीं मिल पाते। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है और पापक ग्रह नहीं होकर के शुभ ग्रह होकर के जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद के बैठे, जिसके अधिपति गुरु जो है वो 12 में जा रहे हैं, तो व्यक्ति के ज्ञान में और व्यक्ति के गंभीरता में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, और व्यक्ति कई बार जो है वो छोटी छोटी बातों पे परेशान भी होता दिख रहा है। चंद्रमा से सूर्य का पंचमस्त जाना ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा से बुध का पंचमस्त जाना ये बहुत अच्छी बात है। विद्वान और बुद्धिमता और बुद्धिशाली बनाने का योग। चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में एक अलग तरीके का अनूठापन और साथ ही साथ दार्शनिक तत्वों से व्यक्ति को युक्त रखने का काम करेंगे। क्लियर है। मंगल जो है वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं और ये शनि का नक्षत्र, शनि स्वग्रही लग्न में और उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, जिसका प्रभाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को बुद्धिशाली और गंभीर बनाने के साथ साथ थोड़ा बहुत रोगी भी बना रहा है, जहां व्यक्ति को वात से संबंधित समस्या हो सकती है। शनि इनको धनदायक, व्यक्ति अपने बल पर धन इकट्ठा करे, कभी किसी से मांगने में भरोसा ना करे और पंक्चुअल होता है। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जा सकता है। यह व्यक्ति अगर दशम स्थान में शनि बैठे हो या 10 नंबर की राशि में बैठे हो तो व्यक्ति की कुंडली में मारक न होने के कारण व्यक्ति के जीवन में आयु के दाता, और व्यक्ति की कुंडली में आप जरा देखिए, इनकी कुंडली में लग्न देखिए तो लग्न धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में है, जिसके अधिपति बन जाएंगे सूर्य। सूर्य लग्न के नक्षत्र के चरण के अधिपति बने। लग्न बना मकर राशि शनि का और धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का। ये तीनों में साम्य देखिए तो सूर्य और मंगल एक दूसरे के मित्र हो गए। इस वजह से सूर्य की दशा में व्यक्ति को फिर भी थोड़ी सी, चूंकि वो लग्नेश के शत्रु होते हैं, लग्नेश से उनकी मित्रता नहीं होती है, इस वजह से जातक को सूर्य की दशा में हेडेक बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी।
मंगल की दशा में व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, धन लाभ होता है और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन शनि की दशा भी व्यक्ति की कुंडली में खराब नहीं जाएगी, क्योंकि वो लग्नेश हैं और लग्न के बाद उनकी दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी नहीं है, पर व्यक्ति को आलस्य बना सकता है, आलसी दे सकता है, आलस्य दे सकता है। सातवीं दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पे 10वीं दृष्टि अच्छी जा रही है। इसका मतलब है कि शनि की दशा में व्यक्ति को कर्म का क्षेत्र लाभ दे सकता है, लेकिन पराक्रमी व्यक्ति कमजोर हो जाए और उस दौरान दाम्पत्य में कमजोरी दिख जाए। लेकिन गौर करिए, तो ये बात यहां तक थी, मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी। मंगल उत्तरा भाद्रपद के बैठे थे, जिसका अधिपति शनि जातक को गंभीर और साथ ही साथ कई बार उसके कामों में विलंब करने वाला यहां नहीं होगा, क्योंकि वो लग्नेश है, लग्न की राशि बनी है और लग्न में ही बैठे हैं वो, और मजबूत बैठे हैं। 5 डिग्री के वक्री होने के कारण उनका कुछ प्रभाव जो है वो शिफ्ट करेगा पीछे। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार निरंतरता जो है वो अनिरंतरता में बदलेगी और कई बार व्यक्ति जो है वो तिकड़मबाजी भी होगा और दिखा दिखा करके धर्म करने वाला होगा। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि यहां भाग्य भाव पे जा रही है और वहां पे व्यक्ति को तार्किक धार्मिक बना देगा। तार्किक धार्मिक कहने का मतलब है कि तर्क करे, ऐसे अंधभक्त ना हो, और व्यक्ति भक्तिमान होता है, भक्ति से युक्त होकर के जीवन जीने का काम करता है। क्लियर है। बुध जो है वो आर्द्रा के बैठे हैं, जिसके अधिपति जो है वो राहु उसके साथ मृगशिरा के बैठे हैं, जिसपे मंगल की दृष्टि है। व्यक्ति दुश्मनों से लड़ करके, परिस्थितियों से लड़ करके जीतने वाला होता है और अपने किसी भी विषम परिस्थिति में अपना लाभ प्राप्त करने वाला। मतलब राहु की दशा में व्यक्ति दुश्मनों के बीच घिरा जाएगा, राहु की दशा में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा, पर व्यक्ति उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव वहां पे है, वहां के अधिपति वही बुध बैठे हैं। और मैंने ये एक सूत्र बताई थी जिसमें ये बात कही थी कि अगर सूर्य के ऊपर या बुध के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ नैसर्गिक रूप से धार्मिक होता है और साथ ही साथ समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होता है। अगर सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो व्यक्ति वैसे भी बुद्धिमान होता है और नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला होता है। साथ ही साथ अगर गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति कई बार झूठ बोलने वाला और कई बार उसके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं बनी रहती हैं। अगर वही राहु अगर जन्म कुंडली के 5वीं दृष्टि से, अपनी 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के 10वें स्थान को देखेंगे तो वहां पे अपने सम राशि को देखेंगे, तुला राशि को देखेंगे यहां से, तो यहां पे व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा में कर्म क्षेत्र का लाभ मिले। लेकिन उसी राहु की दशा में व्यक्ति को जब गुरु को देखेंगे तो वहां पे व्यक्ति के धर्म पथ को कई बार कमजोर या तटस्थ होकर के सामान्य परिणाम, मध्य की दशा में, अंतिम दशा में जो है वो व्यक्ति के धन से संबंधित समस्याओं को देने वाला नहीं बल्कि उससे मुक्ति देने वाला। मतलब अंतिम दशा में राहु की दशा व्यक्ति के जीवन को धन देने वाली जा सकती है और मन को थोड़ी बहुत चिंतित कर सकती है, क्योंकि वहां पे चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा के पास धन भाव में जाकर के अपने आप को बलिष्ठ और बलशाली बना लेंगे। व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। धर्म है, नैतिक तत्वों का पालन भी करेगा और गुरु केतु के साथ 12 में बैठ करके स्वग्रही गुरु इस कुंडली में व्यक्ति को मोक्षदायक बना रहे हैं। व्यक्ति गंगा जी के मिट्टी से स्नान करता रहे और गाय के घी का सेवन अपने जीवन में ज्यादा बढ़ा दे। गाय की सेवा, गाय को छू करके प्रणाम, और अगर हो सके तो हमेशा ही अपने पास पूजा करने के लिए उसके बिस्तर के पास कंबल, जो भेड़ का कंबल होता है उसका जो है वो उसके जीवन में हमेशा ही समावेश होता रहे। मतलब वो बैठ करके भोजन भी करे तो उसी कंबल पे करे, अगर सोने का काम करे तो उसी कंबल पे, अगर उस कंबल का इस्तेमाल ज्यादा करे। मतलब 2-3 कंबल इनके पास रहें जिससे कम से कम गुरुत्व इनका बढ़ा रहे और बना रहे और साथ ही साथ वो शुद्ध होता रहे व्यक्ति, ये स्थिति बनती है। इनकी कुंडली के हिसाब से एकादशी का व्रत व्यक्ति की कुंडली में बहुत लाभदायक हो जाएगा। एकादशी के दिन रोटी, मुझे तो लगता है कि आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं एकादशी आरंभ करिए, सब लोग निस्संदेह। और मतलब कभी भी हो सके तो रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए घर में बनाना, बिल्कुल। ये जो चीजें मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उन सबको कहता हूं, एकादशी आरंभ करिए। एकादशी अगर करने लगेंगे तो जीवन के आधी समस्याओं का अंत, स्वतः आदि नहीं पूरी, मैं तो समझता हूं कि किसी भी चीज का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। का करी है नवग्रह रंग, जब गाय की सेवा और एकादशी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो मैं ये बात समझता हूं।
तो ये बात यहां तक रही। बुध के बारे में मैंने बात कही, व्यक्ति को चपल चंचल चाल। अब आप इनकी कुंडली में देखिए तो बुध भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं। ये तीन ग्रह वक्री हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इन ग्रह की दशाओं में जहां पे गुरु 28 डिग्री के वक्री हुए हैं वो स्टैब्लिशमेंट उनका रहेगा, वो वही का फल करेंगे। बुध जो है वो 11 डिग्री का होगा, वो शिफ्ट करेगा। शनि भी है, शिफ्ट करेंगे, मतलब पीछे जाएंगे। इसका मतलब है कि इन लोगों के प्रभाव में व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमानी, व्यवसाय से युक्त, व्यवसायिक नेचर रखने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो कभी कभी तिकड़म होकर के या तिकड़मी दिमाग रखने के कारण अपने ही गलती पे कई बार पश्चाताप भी या पश्चाताप का भाव भी रखेगा कि मैंने टाइम पे निर्णय नहीं लिया। ये क्यों? क्योंकि शनि के जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान, लग्न में बैठ करके चतुर्थ स्थान से केंद्र में होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे नीच की राशि बन रही है और यहाँ से उच्च की राशि बन रही है, तो दोनों ही केंद्र में उच्च और नीच की राशि इनकी बनी हुई है। जहां से केंद्र में आ रहे हैं, मकर राशि के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, और जन्म कुंडली में वो सूर्य छठे भाव में जाकर के व्यक्ति को पेट का रोगी, व्यक्ति को वात जनित समस्याएं और व्यक्ति के आत्मबल को कमजोरी, ये थोड़ी सी चीजें बन भी रही हैं। व्यक्ति के पास ज्ञान रहेगा, मतलब वो आध्यात्मिक चिंतन करने वाला होगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत ब्रिलियंट होता है और गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे वो भागता भी है। ये चीजें भी देख रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप इनकी कुंडली में अगर गुरु की बात करता हूं तो गुरु ठीक बैठे हैं, स्वग्रही है, तो कम से कम व्यक्ति के पास धार्मिक और उसका व्यय वो कम से कम संतुलित रहेगा। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब इसकी कहने की कोई बात ही नहीं है। पर अगर ये अकेले नहीं बैठे होते तो और भी ज्यादा ही अच्छी बात हो सकती थी। ये बात है। मंगल दशम स्थान में अकेले क्षेत्र से संबंधित समस्याएं और चिंता पैदा करते हैं। चतुर्थ स्थान के गुरु संतान से संबंधित समस्या पैदा करते हैं। पंचम स्थान के चतुर्थ स्थान नहीं, पंचम स्थान के गुरु, पंचम स्थान के बुध बुद्धिमानी से कमजोरी देते हैं। पंचम स्थान के शुक्र व्यक्ति को दाम्पत्य से और पत्नी को रोगी बना देते हैं। ये बात यहां भी दिख रही है। अब जरा गौर करिए तो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे, ध्यान से समझना मेरी तरफ देख करके। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की राशि बनती है मूलतया, वो कहां बनी? सप्तम स्थान में। और सप्तम स्थान के अधिपति होकर के अपने भाव से अष्टमस्थ जाए के बैठे हैं, और उसके ठीक पीछे शनि और ठीक आगे मंगल, मतलब सप्तमेश को पापकर्त्री लगा और सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई। इस भाव का कारक जो है वो जन्म कुंडली में शुक्र अकेले बैठे। इसका मतलब है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को जब भी आरंभ करना होगा हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और खास करके व्यक्ति पत्नी के स्वभाव और पत्नी के स्वास्थ्य के कारण चिंतित रहेगा। ये बात दिख रही है। षडबल में शुक्र सबसे ज्यादा बलवान होंगे और परिणाम उनका अच्छा रहेगा। ग्रह के डिग्री के आधार पर सबसे ज्यादा जिस ग्रह की डिग्री आपकी कुंडली में बन रही है वो गुरु ही बन रहे हैं आत्मकारक ग्रह के रूप में। दूसरे नंबर पे चंद्रमा बन रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका में देखे जाएंगे। मतलब इनकी दशाओं में व्यक्ति को भाग्य का लाभ, इनकी दशाओं में व्यक्ति को धर्म का लाभ, इनकी दशाओं में व्यक्ति को श्रेष्ठ जनों से जुड़ने का लाभ, धार्मिक कृत्य करने का अवसर, और व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि के संभावनाओं को होते देख रहा हूं। नौकरी मिलने की स्थितियां शुक्र की दशा में, शुक्र योग कारक होते हैं, योग कारक स्थिति बना करके बैठे भी हैं, और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव भले ना हो, पर शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, और ये बहुत अच्छी बात है। मंगल का प्रभाव यहां बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, मंगल का प्रभाव यहां सामान्य, और मंगल का प्रभाव यहां, मतलब मंगल इस कुंडली में अच्छे नहीं होते और वो देख भी अच्छे नहीं रहे हैं, पर पापक ग्रह का तृतीय भाव में बैठना, छठे भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। इस वजह से व्यक्ति को वो पराक्रमी जरूर बना देंगे और व्यक्ति के पास साहस और बल रहेगा। क्लियर है? अब इनकी कुंडली में नौमांस में आता हूं। लग्न के अधिपति सूर्य बने जो जा करके दशम स्थान में बैठे हैं, दिग्बली होकर के शुक्र के साथ, स्वग्रही होकर के, स्वग्रही शुक्र के साथ। व्यक्ति की पत्नी नौकरी करने वाली, या व्यक्ति स्वयं भी नौकरी से और सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला, और साथ ही साथ घर में थोड़ा सा कलह मचाने वाला होता है। मंगल पीछे, व्यक्ति का दाम्पत्य टूटेगा नहीं, गुरु आगे, प्रेम मिलता रहेगा। बुध का छठे स्थान में जाना, व्यक्ति की पत्नी धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली। सप्तम स्थान में शनि का स्वग्रही होना, व्यक्ति की दाम्पत्य में पत्नी जो है वो कई बार बहुत ही एग्रेसिव या कई बार कठोर बोल देने वाली या मुंहफट प्रवृत्ति की मिल जाती है। अगर विवाह करना हो तो शुक्र से संबंधित, यानी कि वृषभ राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, ये राशियां अच्छी होंगी। इनके लिए पश्चिम दिशा अच्छी रहेगी, शनिवार का दिन अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ व्यक्ति के लिए 8 तारीख अच्छी रह सकती है। इनकी कुंडली में अगर इनको कहीं भी कोई व्यापार वगैरह करना हो तो वृषभ और कन्या राशि के लोग या ये शहर इस नाम के अच्छे होंगे। अगर इनके लिए अगर कहीं धर्म धन वगैरह कमाने जाना हो तो जातक को
पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए। ये दिशा इनके लिए लाभदायक हो सकती है। अगर व्यक्ति के लिए कोई काम करना हो तो कभी भी पूर्वा भाद्रपद से बचना चाहिए, जैसे दान, दवाइयां, कोई यात्रा वगैरह, इन सब चीजों को बचाना चाहिए। लेकिन कर सकते हैं। इनकी कुंडली में पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा और उसके बाद मृगशीरा, रेवती, अश्विनी, भरणी, ये कुछ नक्षत्र अच्छे हो सकते हैं इनके जीवन के लिए। ये स्थिति इतनी थी। अब एक बार और आपकी कुंडली में नौमांस को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। गुरु की दृष्टि लग्न पे, ये अच्छी बात है। लग्न के अधिपति का दशम स्थान में बैठना ये व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को ठीक रखेगा, पर राहु की दृष्टि व्यक्ति को सरकार से बचाने का प्रभाव भी दिखाती है। मतलब कई बार कि जब सूर्य की दशा हो या राहु की दशा हो तो व्यक्ति को सरकार से दबाव झेलना पड़ता है। या इनकी कुंडली में अगर दशम स्थान को देखते हैं तो दशम स्थान के अधिपति स्वग्रही हैं और ये इस कुंडली में योग कारक भी होते हैं और राजयोगों की भांति परिणाम भी पैदा कर रहे हैं। पर उस भाव को चूंकि अकेले वो हो रहे हैं, इस वजह से एक अलग तरीके की कमजोरी भी दिख रही है। लग्न में कोई भी ग्रह नहीं, 3 ग्रह खाली, और लग्न में लग्नेश लग्न को बली बना रहे हैं। और लग्न जो बना है वो 25 डिग्री का है, ये बलवान है। नक्षत्र के चरण के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। अब इनकी कुंडली के दशमांश को देखिए तो दशम स्थान में सूर्य का बैठना, यहाँ पे सूर्य की नीच राशि का बनना, और यहां से वो पंचम भाव मतलब पंचमस्थ नवम पंचम में बैठे हैं। ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज जो इनकी कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है कि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में सूर्य की उच्च राशि का निर्माण होना और वहां से तृतीय एकादशी में जाना, और इस भाव के अधिपति जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में सूर्य को देख रहे हैं। वो कौन है? तो सूर्य आपकी कुंडली का अष्टमेश। अब गौर से समझिए तो चतुर्थ स्थान के अधिपति जो सूर्य हैं वो अष्टम भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति माता का, व्यक्ति पिता का पोषक होगा और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी जिद्दी हो सकता है, गुरुत्व कम हो सकता है, कभी कभी जब तीव्र हो, उग्र हो, व्यग्र हो तो कुछ भी किसी को बोल सकता है। लेकिन फिर भी उस दौरान भी व्यक्ति को इस बात का एहसास होता रहेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मतलब वो इतना ज्यादा अभिमानी या घमंडी नहीं हो जाएगा कि उसको कुछ भी पता ही ना चले। क्लियर है? कर्म क्षेत्र में अगर मैं देख रहा हूं तो चंद्रमा का नीच का होना, मन लगाने में कमजोरी और डेली बेसिस के इनकम में कमजोरी, इस वजह से जातक को सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसकी स्थिति बन भी रही है। साथ ही साथ चतुर्थ स्थान के अधिपति और सप्तम दशम स्थान के अधिपति शनि, सूर्य जो बनते हैं, गुरु शुक्र बन रहे हैं, यहाँ के अधिपति से शनि का संबंध पंचम नवम का बन रहा है। ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ चंद्रमा और मंगल का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है। ये व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के ठीक आगे मंगल का बैठना व्यक्ति को पुरुषार्थी, अपने पराक्रम पे बल रखने वाला और उसका दंभ लेकर के आगे बढ़ने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति को कार्य क्षमता से युक्त रखने वाला और पुरुषार्थ का उदाहरण बनाने वाला बना रहे हैं। व्यक्ति राजनीति में, मशीनों में, सौंदर्य से, खाने पीने की सामग्री से, इन सब चीजों से संबंधित कारोबार कर सकता है। जल से संबंधित व्यापार, चंद्रमा से संबंधित व्यापार, शुक्र से संबंधित व्यापार, शनि से संबंधित व्यापार, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित व्यापार व्यक्ति कर सकता है। पर व्यक्ति सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में और वन विभाग में नौकरी, जल विभाग में नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं में, मैं जहां तक समझ रहा हूं तो गुरु भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है, बुध भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, मंगल और सूर्य का संबंध भी है। शनि और मंगल का व्यक्ति डॉक्टर वगैरह भी बन सकता है या डॉक्टरी के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल पे शनि का प्रभाव, गुरु से केंद्र में होना और राहु से केंद्र में होना व्यक्ति को छलिया और कई बार झूठ बोलने वाला भी बना देता है। हालांकि व्यक्ति की वाणी अपवित्र नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव में चंद्रमा अकेले बैठे हैं, वो व्यक्ति के स्वभाव को कोमल भी बनाने वाले हो जाएंगे। अष्टम स्थान के अधिपति विपरीत राजयोग बना रहे हैं और जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति 12वें में व्यक्ति को मुक्ति धाम या ये व्यक्ति अगर जितना ज्यादा पुरुषार्थ करे मतलब धर्म के क्षेत्र में तो बड़ा अच्छा रहे। और व्यक्ति के जीवन में धर्म है भी, धर्म भाव में धर्म भाव के अधिपति को अगर गुरु देखेंगे या सूर्य के साथ उसकी स्थिति बनेगी और मंगल जैसा मित्र ग्रह उसको देखेगा, अब मतलब सूर्य को और बुध को, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी और खेलने की कला या खेलने की क्षमता या खेल के क्षेत्र में जाकर के काम करने वाला या बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, सैनिकीय क्षेत्र में जाने वाला या पिता के साथ जुड़ करके कारोबार करने वाला, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में शामिल हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? दशमांश कुंडली इनकी कुंडली में जो बन रही है वो ठीक बन रही है। मैं समझता हूं कि गुरु और बुध का एक साथ होना ये अच्छा होता है, ये खराब नहीं है। वहां पे सूर्य का दशम स्थान में बैठना ये बहुत अच्छा होता है। धन के लिए, पराक्रम के लिए कुंडली कमजोर नहीं है। यश, कीर्ति, मान, सम्मान और व्यक्ति डेली बेसिस का इनकम थोड़ा बहुत कमजोर, लेकिन मंगल यहाँ है, इस वजह से संभाल लेंगे, कोई कमजोरी नहीं है। ठीक है,
कुंडली कमजोर नहीं है, मैं समझता हूं कि अच्छा है। व्यक्ति की कुंडली में अगर संपूर्णतया बता दूं तो बुद्धिमान है, बीमार हो सकता है, कई बार स्वास्थ्य में समस्याएं बन सकती है, माता भी थोड़ी बहुत चिंता कर सकती हैं, माता के साथ कभी कभी कठोरता देखने को मिल रही है, कभी कभी सामान्यतया, पर वो बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को मैं कमजोर देख रहा हूं, ऐसा संभव है। व्यक्ति सत्य बोलेगा और कभी कभी झूठ भी बोलेगा। मंगल की दशा में झूठ बोलने की शक्ति बढ़ जाएगी या झूठ बोलने की प्राबल्यता बढ़ जाएगी, अंतरदशा में भी ये बात करता हूं। और शनि मंगल की दशा में जो है वो व्यक्ति को दूसरों से और मित्रों से सावधान रहना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह के योग इनकी कुंडली में मैं अगर देखूं तो 2038 में एक बार बन रहे हैं, एक बार 2032 में भी थोड़ी सी समस्या दिख रही है। वैसे एक समस्या 2023 में, इनकी कुंडली में 2026 के बाद एक अच्छी दशा देख रहा हूं, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति 2033 में बन रही है। ये स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है। अब क्या बताऊं, इनकी कुंडली में दशाओं के क्रम में अगर बात करूं या ग्रह की अवस्था के आधार पर, तो सूर्य और चंद्रमा मृतप्राय है। इस वजह से व्यक्ति को शिव जी के मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ्य, गौ माता की सेवा, गाय के लिए कुछ पैसे और कुछ द्रव्य दक्षिणा प्रत्येक महीने जरूर निकाला करिए। मंगल संपूर्ण परिणाम करेंगे, बुध जो है वो 50% का परिणाम करेंगे, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का लाभ आधा मिल रहा है। गुरु जो है वो मृतप्राय है, इस वजह से व्यक्ति को ब्राह्मणों की सेवा और शिव जी को दूध अर्पित करना चाहिए और गाय की सेवा जरूरी है। एकादशी का व्रत मैंने बताया। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में युवावस्था में संपूर्ण, शनि 25% से भी कम और अपनी दशा में थोड़ी बहुत कमजोरी भी वो देंगे, परेशान कर सकते हैं मानसिक रूप से। राहु और केतु 25% के परिणाम के साथ व्यक्ति को जीवन में, मैंने वो बात बताई, धन वाली बात, पराक्रम वाली बात, मतलब 2 जगह राहु की दृष्टि अच्छी जा रही है और यहां के लिए थोड़ी सी कमजोर, मतलब राहु की दशा में व्यक्ति का व्यय बढ़ सकता है, ये बात दिखती है। अब कुछ और भी बातें बता देता हूं। इनकी कुंडली में केंद्र के 3 घर खाली हैं और केंद्र में लग्नेश बैठे हैं, लग्न के अधिपति होकर के। इसका मतलब है कि व्यक्ति का नेचर बिल्कुल स्पष्ट होगा, वो गंभीर होगा और गंभीर काम करने वाला होगा। पंचम भाव के अधिपति का सूर्य के साथ बैठना व्यक्ति को नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला और धर्म में और अपने हित मित्रों के साथ संबंध अच्छा बनाने वाला होगा। लेकिन मामा मामी नाना नानी से कभी कभी व्यक्ति को कष्ट भी हो सकता है। वो होते रहेंगे पर वो सामान्य, वो हैं, रहेंगे भी, पर उनके साथ व्यक्ति के साथ टालम टोल की स्थिति भी बन रही है। वैसे उस भाव पे गुरु का प्रभाव है, भाग्य भाव के अधिपति बुध पे भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि हो रही है, सूर्य का संबंध बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति को पितरों के निमित्त हमेशा ही दीपक दान करते रहना चाहिए, अमावस्या को विशेषतया। इनकी कुंडली के आधार पर अगर ये व्यक्ति कभी भी अगर चाहे तो शुक्र का रत्न ओपल हमेशा धारण कर सकता है, पर अभी नहीं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश की पूजा या 21 दुर्वा इसके हाथ से अर्पित करवाने की आवश्यकता है। और निस्संदेह मैं ये बात कहता हूं कि अभी शनि की दशा, राहु की दशा बीत गई, शनि की दशा आएगी, शनि के बाद बुध आएंगे जो बढ़िया। खुद केतु की दशा जो है वो, केतु की दशा में व्यक्ति को जो है वो कई बार कंपटीशन थोड़ा जीवन में मिल सकता है। शुक्र की दशा जब आएगी तो व्यक्ति के जीवन में लाभ बढ़ेगा, लेकिन उस समय कुछ गलत निर्णय भी व्यक्ति ले सकता है और उस समय थोड़े से समस्याओं के कारण भी बन सकते हैं। वैसे शुक्र की दशा इनकी कुंडली के लिए खराब नहीं जाएगी, वो संपूर्णतया ओवरऑल उनकी दशा अच्छी जाएगी। इस कुंडली में कमजोर दशाएं किसकी जा सकती हैं? सूर्य की दशा कमजोर जा सकती है, मानसिक चिंता। गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में व्यय, राहु की दशा में थोड़ी सी व्यय की स्थिति, पर वस्तुतः चंद्रमा की दशा व्यक्ति को परेशान कर सकती है पत्नी के मामले में और डेली बेसिस के इनकम के मामले में। मंगल की दशा जातक के जीवन के लिए लाभदायक होगी, पर उस समय व्यक्ति लालची हो सकता है। बुध की दशा जातक के जीवन में प्रतियोगिता बढ़ा सकती है, व्यक्ति को नौकरी भी मिल सकता है और उस दौरान आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। ये इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।